नमस्कार, कड़वी कॉफ़ी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं निधीश त्यागी और कड़वी कॉफ़ी में हम लोग बात करते हैं जो हमारे विषय हैं, जो इस समय समाज, राजनीति, बाकी उस चीज़ों के जिनको लेकर लंबी बातचीत करते हैं और तसल्ली से बात करते हैं ताकि चीज़ों को हम समझ पाएँ और अपने विमर्श को आगे बढ़ा सकें। आज मेरे साथ हैं सुशांत सिंह, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं और अध्यापक भी हैं। वो येल विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। द कैरावन, वायर और इंडिया केबल से जुड़े हुए हैं। तो आपका स्वागत है सुशांत। बहुत बहुत धन्यवाद निधीश मुझे बुलाने के लिए। और पहले ये कि हम लोग जिस दिन ये बात कर रहे हैं, आज शुक्रवार 9 तारीख है और इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी तनाव बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं और छोटी मोटी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। तो ये बात ध्यान में रहे क्योंकि हम रिकॉर्डिंग का दिन और जब ये पब्लिश होगा तो शायद उसके बीच में एक फ़र्क होगा, तो इसलिए शायद आपके ध्यान में रहे। और हम लोग बात कर रहे हैं मोटे तौर पर जो भारत की सामरिक रणनीति है, उसकी जो राजनीति है और उसकी जो पूरी भू राजनीति है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसको लेकर हम कहाँ पर हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो पहले तो मैंने कई वीडियोस में भी आपको देखा जिसमें हम लोग इस समय के बारे में बात कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव पिक्चर देना चाहें एक हिंदी भाषी समाज के लिए कि वो उसको किस तरह से देखें कि जो भारत पाकिस्तान के बारे में हो रहा है वो कितना, क्योंकि वो ये जो जंग है कई स्तर पे हो रही है। एक है वो ज़मीन के स्तर पे है, एक है जो जियो पॉलिटिकल चल रही है, एक है जो फिल्म सिटी नोएडा से जो चलती है, जहाँ पर रोज़ ही हम जो है आधा पूरा या पाकिस्तान के आगे भी हम जीत चुके हैं, जिस तक एक हल्ला चल रहा होता है। तो उसको हम एक ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ी तसल्ली चाहता हो कि हाँ भाई हो क्या रहा है, ये समझने के लिए आप कैसे समझाएंगे उसको? देखिए, समझने के तो इसको कई तरीके हो सकते हैं। जैसा कि आपने खुद कहा, एक तो आप इसको सेना के तौर पर समझ सकते हैं कि दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, तो उसमें एक सेना ने जाकर कुछ किया, दूसरी सेना ने कुछ किया। दूसरा, आप उसको राजनीतिक स्तर पर समझ सकते हैं कि भारत में आज के वक्त की एक राजनीति है, उस राजनीति का एक नेतृत्व है और वो राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, सेना का प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ राजनीतिक हैं, कुछ सेना प्रमुख हैं जो कि वहाँ पर बहुत शक्तिशाली हैं, वो किस तरह से सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा नज़रिया हो सकता है, जैसा आपने कहा, कि जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल व्यू से, कि चीन है, अमेरिका है, इंडो पैसिफिक है, भारत और पाकिस्तान की पुरानी लड़ाई है। और सबसे ज़रूरी शायद जो जिस तरीके से देखने की ज़रूरत है, जैसे हम नहीं देख रहे हैं, वो है कि ह्यूमन एंगल से देखने की ज़रूरत है कि ये दोनों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्क हैं। ये भूलने वाली बात, ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि भारत की आज भी पर कैपिटा इनकम $2,500-2,600 है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, भाई अमेरिका की $86,000 है, चीन की $12,000 है, पाकिस्तान की शायद बांग्लादेश से कम है, बांग्लादेश के आसपास है तकरीबन। चाइना, पाकिस्तान हमसे बहुत कम, $1,200-1,600 पर होगा। और समझने वाली बात है, ये $2,600 में भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका ऊपरी 10%, 5% के पास सारा पैसा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इस तरह के जो दो गरीब मुल्क हैं, उनकी जो जनता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो उरी में हो, चाहे वो बाकी जगह पर हो, या जो बाकी हिंदुस्तान में भी है, उनके लिए क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, वो शायद उस विषय में कोई बात नहीं करता है। सारा फोकस बाकी जो लेयर्स हैं उनके ऊपर रहता है, जबकि जो चक्की में पिस रहा है वो तो जो लोग, जो दोनों इन दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चक्की में पिस रहे हैं। तो जो हमें जिस तरह का यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चल रहा है, और जैसा कि मेरी बेटी की एक मित्र ने मुझे आज कहा कि सब लोगों को लगता है कि स्विगी से लड़ाई डिलीवर हो जाएगी, वॉर जो है विल बी डिलीवर्ड बाय स्विगी। तो वो उस तरह का माहौल यहाँ पर है, उसमें लोगों को सब भूल गए, जनता को लोग भूल गए, और जो ह्यूमैनिटी है उसकी कोई बात नहीं कर रहे। आईपीएल खत्म होने की खबर भी आज ही आई है। नहीं तो अभी तक तो ये सब तनाव के बीच में आईपीएल चल ही रहा था। तो जैसे कि मैं अभी कह रहा था अपने कैमरा पर्सन से कि उसने जब वीडियो गेम खेले तो कितने लोगों को रोज़ वो मार रहा था। और तो ये जो पूरा एक हमारा परिदृश्य है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें जो बहुत काल्पनिक हैं, जिससे ज़्यादा नैरेटिव बनता है, और कुछ चीज़ और उनका वो हकीकत से कितना अधिक वो अलग होते चला जाता है। तो इसमें जो दूसरा सवाल शायद ये है कि पाकिस्तान को लेकर हम कैसे देखते हैं, और हम कैसे देखते हैं,
और दूसरा दुनिया उसको कैसे देखती है, क्योंकि आप तो दोनों जगह से देखते हैं इस चीज़ को। निधीश, हम कौन हैं? हम मतलब भारत की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, भारत के भारत की सरकार का रुख अलग हो सकता है, भारत के जो नागरिक हैं उनका कई 140 करोड़ की आबादी है, अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं पाकिस्तान के बारे में। मैं अपने नज़रिए से देखूं और एक ब्रॉड मेन स्ट्रीम नज़रिए से देखूं, तो पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तान का निर्माण जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके उनके मुसलमानों के लिए हुआ, जबकि जो भारत ने कहा कि वो एक सेकुलर कंट्री होगा, मल्टी कल्चरल कंट्री होगा, मल्टी एथनिक होगा, जिसमें हर तरह के लोग रह सकते हैं। और ये हमारा उस वक्त का पोलर ऑपोजिट था। उसकी वजह से कश्मीर के ऊपर जो समस्या खड़ी हुई, भारत को लगता था कि कश्मीर ज़रूरी है, कि अगर आप एक सेकुलर मुल्क हैं तो कश्मीर उसका हिस्सा होना चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी। पाकिस्तान को लगता था कि ये होना चाहिए। पाकिस्तान को शुरुआत से हमेशा से ये इनसिक्योरिटी रही है कि भारत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी लाहौर बस यात्रा पर जाते हैं और वो वहाँ पर साइन करते हैं किताब और एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात है कि किसी आरएसएस के व्यक्ति ने जाके एक्सेप्ट किया कि भाई पाकिस्तान एग्जिस्ट कर सकता है मुल्क की तरह। क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग भारत में जो राइट विंग फोर्सेस हैं, हिंदुत्व ताकतें हैं जो करती हैं कि अखंड भारत होना चाहिए वगैरह, उससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब ये हमारे मुल्क का वजूद नहीं चाहते हैं। तो एक वो उनके अंदर एक एसेंशियल इनसिक्योरिटी है भारत के बारे में। उस इनसिक्योरिटी की वजह से और जो हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जो आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं, उसकी वजह से हमेशा से पिछले 77-78 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव रहा है। ऐसा कोई भी पीरियड नहीं रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मित्रता रही हो। जब मित्रता की बातें हुई हैं, पर हम कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जब भारत और पाकिस्तान मित्र देश की तरह रह पाए हो। जब भी कुछ हुआ है, कुछ ही सालों में शत्रुता की तरफ हम चले गए, चाहे वो कश्मीर की वजह से हुआ हो, चाहे वो टेररिज्म की वजह से, आतंकवाद की वजह से हुआ हो, या किसी और वजह से हुआ हो। बीच में क्योंकि कोल्ड वॉर था, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आता है, चीन यहाँ पर कम्युनिज्म एशिया के अंदर बढ़ रहा था। कम्युनिज्म के खिलाफ कौन से मुल्क खड़े होने को तैयार थे और अमेरिका का साथ देने को तैयार थे? पाकिस्तान उनमें सबसे आगे था। भारत ने कोल्ड वॉर में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो की, किसी के साथ नहीं गया, तो वहाँ पर अमेरिका का भी दबाव आ गया। चीन के साथ भी पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, और उसकी वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनारियो है जिसमें कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क रहते हैं। तो इसमें मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो लोगों को बोलता हूँ कि इसमें कोई एक कंपोनेंट नहीं है। इसके अंदर आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट है, इसके अंदर हिस्टोरिकल कंपोनेंट है, इसके अंदर रिलीजियस कंपोनेंट है, इसके अंदर इकोनॉमिक कंपोनेंट है, इसके अंदर जियोपॉलिटिकल कंपोनेंट है, इसके अंदर जियो स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियर कंपोनेंट है। इसके अंदर इतनी लेयर्स हैं कि आप किसी भी लेयर पर आप शुरू हो जाएँ तो उस लेयर पर आप विस्तार से बात क्रिकेट और कल्चर भी है, क्रिकेट और कल्चर भी है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी है, पंजाबियत भी है, कोक स्टूडियो भी है, पाकिस्तानी टीवी सीरियल भी हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं, आप मतलब आप इमरान खान भी हैं, वसीम अकरम भी हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, जितना आप चाहें बात कर सकते हैं इस पर। जी, तो एक तरह से बहुत सारे ताने बानों से हम जुड़े हुए भी हैं और हम उनको झटकते भी रहना चाहते हैं, जो समझ में आता है इसमें जो भारत का। अच्छा, इस बीच ये भी हुआ है कि जो कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, जो आतंकवाद को लेकर सबसे ज़्यादा और लगातार दिक्कत रही है भारत में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी उन चीज़ों को लेकर, उसको लेकर हम कैसे देखते हैं? क्योंकि उससे हम कभी भी अभी तक, जब तक पहलगाम हुआ है ये अभी, तब तक मुकम्मल तौर पर निपट तो पाए नहीं हैं उससे। देखिए, आतंकवाद कोई भारत के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है क्या? भारत उसकी वजह से टूट जाएगा? भारत मुल्क की तरह नहीं रह पाएगा? भारत देश नहीं बचेगा? नहीं। ना पाकिस्तान भारत के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है, ना आतंकवाद भारत के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है। अगर आप 140 करोड़ के इतने बड़े मुल्क की तरफ के नज़रिए से देखें, मुझे नहीं पता आप किस गांव से या किस शहर से आते हैं, अगर कहाँ नॉर्थ ईस्ट में कुछ होता है, क्या आपके गांव या शहर में किसी को फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, बहुत कम फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। जो लोग आतंकवाद से सफ़र करते हैं, जिनको समस्या होती है, वो मतलब उसका कंडेमनेशन होना चाहिए और हमें उसके खिलाफ काम करना चाहिए। पर हमें उसका हवा इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए जिससे कि बाकी चीज़ों पर भी हिंदुस्तान में उसका असर पड़ने लगे।
अगर किसी आतंकी घटना की वजह से बाकी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में या कश्मीरियों के बारे में या किसी भी और कम्युनिटी के बारे में, अगर मणिपुर में कुछ होता है तो क्रिश्चियंस के बारे में, या अगर छत्तीसगढ़ में कुछ होता है तो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के बारे में, इस तरह की बात जिस तरह की बात होती है और जिस तरह की दुर्भावना बनाई जाती है, मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद को हमें इस तरह से इतना ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आतंकवाद की समस्या वहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा हो सकती है कि जैसे कि साहब कश्मीर चला जाएगा, भारत से निकल जाएगा, या पंजाब चला जाएगा, या नागालैंड चला जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले 78 सालों में देखा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी हिस्सा जो भारत का था वो भारत से जा पाया हो, बल्कि आतंकवाद ख़त्म हुआ है। हमने हिंसा को हम नीचे लाए हैं। हिंसा को नीचे के लाने के बाद हमने एक राजनीतिक प्रोसेस शुरू की है। सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल 2 हैं, हमारा मिज़ोरम में है, पंजाब में है, जहाँ पर हमने आतंकवाद ख़त्म किया, हिंसा को हम नीचे लाए और लोगों को वापस राजनीतिक मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आए। वही शायद प्रोसेस है जो हमको हर जगह फॉलो करना है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मणिपुर हो और चाहे वो कश्मीर हो। क्या आप हिंसा को नीचे लाते हैं? बहुत हद तक जब इतने लेवल पर हिंसा आ जाती है तब आप लोगों को कहते हैं कि भाई आप जुड़िए हमारे साथ और वापस राजनीतिक प्रोसेस के अंदर लाइए, क्योंकि एक लेवल से ऊपर हिंसा से आप डील नहीं कर सकते हैं। अगर हिंसा उस लेवल से ऊपर है तो जो इंडियन स्टेट है उसको जाना पड़ेगा और उसको उस हिंसा को रोकना पड़ेगा, उस हिंसा को नीचे लाना पड़ेगा। खाली उसको स्पोरेडिक टेरर इंसिडेंट से जोड़ना और उसको सिर्फ टेरर इंसिडेंट्स को इम्पॉर्टेंट है और हमें उनको रोकना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को दुरुस्त करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी टेरर इंसिडेंट ना हो। पर टेरर इंसिडेंट को पूरी तरह से ये समझा देना कि ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, मुझे नहीं लगता कि भारत की सबसे बड़ी समस्या कोई भी टेरर इंसिडेंट हो सकती है। भले ही आपको ये कितना भी अनपॉपुलर विचार लगे, पर मैं शायद कहूँगा कि भारत की बड़ी समस्या शायद भुखमरी है, जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिल रहा। आज की खबर है कि 21 लाख जो मौतें हुई कोविड के दौरान, उनके बारे में बताया नहीं गया। तो मुझे लगता है 80 लाख लोग अगर फ्री राशन ले 21 लाख और 80 करोड़ लोग अगर फ्री राशन पे भारत सरकार के दिए हुए राशन के ऊपर जिंदा हैं, तो भारत की समस्याएं बहुत बड़ी हैं बनिस्बत 1 या 2 आतंकी घटनाओं के, जो कि मैं फिर बार बार कहूँगा कि वो नहीं होनी चाहिए। हमको उनको रोकना चाहिए, पर हमको उनको भारत की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वो भारत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं करती हैं, वो भारत को तोड़ नहीं सकती, भारत के किसी हिस्से को भारत से अलग नहीं कर सकती। पिछले 78 साल में ऐसा कोई नहीं कर पाया है, बल्कि भारत में सिक्किम जुड़ाई है। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को जोड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने अरुणाचल प्रदेश को बिल्कुल भारत का हिस्सा बना लिया, तवांग वगैरह को। तो ऐसा नहीं है, भारत में लोग जुड़े ही हैं, भारत से कुछ टूटा नहीं है पिछले 78 साल में। पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें, जो जिसके आप में बारे में बात करें, मुझे और भी बात करनी है कि हमारे यहाँ जो पिछले कुछ सालों से जो हम प्रवृत्तियाँ देख रहे हैं अपनी राजनीति में, और तो वो लगभग वैसी है जैसे कि 70-80 के दशक पे पाकिस्तान था, कि जहाँ पे इस्लाम खतरे पे था, हमारे यहाँ हिंदू खतरे में है। जो उनके अलावा जितने लोग थे वो एक तरह से वो कम सगे या सौतेले होने लगे थे वहाँ के नागरिकों के हिसाब से, नागरिकता के हिसाब से, वो हमारे यहाँ अब हो रहे हैं। उनके साथ हिंसा की जा रही है, वो हमारे यहाँ भी की जा रही है। तो दरअसल क्या भारत अब पाकिस्तान के मॉडल पे, या पाकिस्तान हमसे इसमें काफ़ी आगे था ये करने में, या हम कुछ सीख नहीं पाए उनकी गलतियों से? नहीं, ये बात तो सही है कि हम पाकिस्तान की गलतियों से नहीं सीख पाए। पाकिस्तान ने जो गलतियां की और पाकिस्तान का जो हश्र हुआ, जो उन्होंने जिस तरह से आपने कहा, उन्होंने एक तरह के रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जिस तरह ट्रीट किया, जिस तरह से एजुकेशन को ट्रीट किया, अपनी हिस्ट्री को ट्रीट किया, पाकिस्तान का जो हश्र है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जिस तरह से ट्रीट किया, जिस तरह से वहाँ एक तरह के नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से एक मिलिटेंट नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया और नेशनल प्राइड को एक बिल्कुल खोखले तरीके से बढ़ावा दिया गया, उसका हश्र हमें आज के पाकिस्तान में दिखता है। और हमको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी जो पाकिस्तान ने की, और शायद वो गलतियां हमने 1947 में नहीं की। भारत और पाकिस्तान ने बिल्कुल 2 अलग रास्ते चुने। पाकिस्तान का रास्ता एक अलग रास्ता था, भारत का रास्ता बिल्कुल एक अलग रास्ता था। ये तो पिछले 31 सालों में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो हमने देखा है, जो रास्ता भारत में लिया गया मेन स्ट्रीम की तरफ, जिस तरह से भारत झुका है, वो रास्ता पाकिस्तान को बहुत हद तक मिमिक करता है और हम पाकिस्तान से सीखने को तैयार नहीं हैं। अगर मैं साफ साफ भाषा में कहूँ तो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनने की ज़रूरत नहीं है। भारत जिस तरह का सेकुलर भारत था, वही पाकिस्तान के ऑपोजिशन में था। हिंदू पाकिस्तान पाकिस्तान की मिरर इमेज होगा। अगर जो हिंदू भारत है वो मुस्लिम पाकिस्तान की मिरर इमेज होगा, वो उसका ऑपोजिट नहीं होगा।
एक फंडामेंटल स्टेट का, एक फंडामेंटल स्टेट या एक रिलीजियस स्टेट का ऑपोजिट एक सेकुलर स्टेट है, ना कि एक दूसरा मेजॉरिटेरियन स्टेट। पर दूसरा सवाल सुशांत इसमें यह भी है कि जैसे पाकिस्तान को हम अलग भी कर दें तो लोकतंत्र का जो पूरी दुनिया में जो हाल हो रहा है वो भी लगभग उसी मॉडल पे है जिसमें पाकिस्तान सबसे बहुत आगे था हम सबसे, जहाँ पे एक धर्म जो है वो जो सबसे जो बहुसंख्या है वो खतरे में है, जो मीडिया है वो एक तरह की बात बोल रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म वहाँ पे आ रहा है, और एक अजीब सा व्यक्ति जो बयान वीर किस्म का व्यक्ति है जो कि जिसको हम स्ट्रॉन्ग मैन बोलते हैं, पर स्ट्रॉन्ग मैन तो होते नहीं ऐसे लोग जो हैं, पर वो एक तरह की टोटलिटेरियन टेंडेंसीज लेकर अदालतें बाकी जगह जो है वो सब डाइल्यूट होती चली जाती हैं। और ये हम अभी इस समय के अमेरिका में भी देख रहे हैं जहाँ आप पढ़ाते हैं, और हम भारत में भी देख रहे हैं, और कई बाकी देशों में देख रहे हैं जहाँ जैसे टर्की है, अभी हमने जर्मनी के चुनाव देखे, वहाँ भी उनका वो सब जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो दक्षिणपंथी है, ब्रेक्सिट हुआ वो भी इस तरह का था। तो ये एक प्रिवेलिंग एक टेंडेंसी की तरह सब तरफ दिख रहा है। दूसरा कि जो अभी मैं उनको पढ़ रहा था, मार्गरेट मैकमिलन का एक आर्टिकल है अटलांटिक पे, तो वो कह रही थी कि एक ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाने वाली बात भी है। तो उसको हम कैसे मिटिगेट कर रहे हैं इस डिरेल होती हुई डेमोक्रेटिक सेटअप को। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि चीन जैसे देश जो या रूस जो पुतिन अपने आप में वो उन प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से हवा दे रहे हैं, वो उनको हैक कर रहे हैं, और इसमें ये जो जिसको ब्रॉलिगार्की कह रही है, तो वो आईटी कंपनीज भी शामिल हैं उसमें, जो सोशल मीडिया और इस तरह की जो कंपनियां हैं, और ये सारे इस तरह के नेता भी शामिल हैं। देखिए, इसमें जो मुझे लगता है कि शायद विश्व में इस तरफ दक्षिणपंथ का प्रभाव बढ़ा है, ये बात सही है कि चाहे वो ट्रंप की राजनीति हो, बोरिस जॉनसन और ब्रेक्सिट की राजनीति हो, या रिफॉर्म पार्टी अभी यूके के अंदर, एएफडी, मरीन ले पेन फ्रांस के अंदर, पर ये भी है कि साथ ही साथ कनाडा में माइक कार्नी की जीत हुई है, ऑस्ट्रेलिया में एंटनी एल्बनीज अभी जीते हैं, पिछले हफ्ते ही जीते हैं, और ब्राज़ील में तो बहुत ही प्रोग्रेसिव सरकार है लूला की। तो ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरी तरह की ताकतें नहीं उभर रही हैं, पर आप साहब एक बात समझ लीजिए, भारत में जो ताकतें उभरी हैं उनका इन विश्व की ताकतों से कोई लेना देना नहीं है। भारत में ये ताकतें उससे पहले से उभरी। अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही ले लें तो वो 2002 से सत्ता में हैं। 2002 में ट्रंप अभी भी शायद वो उस टाइम पर प्रॉपर्टी बेच रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर, वो उस टाइम पर कोई उनका सत्ता से लेना देना नहीं था, या एएफडी वाले भी कहीं नहीं थे। और 2014 से वो ट्रंप से पहले भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत बाद में बने, उस वक्त ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो भारत ने शायद बाकी मुल्कों को रास्ता दिखाया है, भारत ने बाकियों से सीखा नहीं है। वो जो मनोज कुमार का गाना है ना, उपकार में मेरे भारत ने, वो शायद रास्ता, हाँ, तो वो रास्ता दिखाया है शून्य कैसे हों इस तरह, हाँ, तो वो रास्ता दिखाया है भारत ने दूसरों को। यहाँ पर भी ये दूसरों से हुए नहीं है, पर उसकी वजह से क्या होता है, मैं इसको एक और संदर्भ में आपको समझाता हूँ कि देखिए, बाबरी को गिराया गया, बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और उसके बाद जिस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट होता है, और मुस्लिम्स इक्वल्स टेररिज्म इक्वल्स आतंकवाद की, मुसलमान बराबर आतंकवाद की जो राजनीति और जो परिभाषा भारत में उसका शुरू होती है 90 के दशक में, वो अगर आप देखें विदेश में शुरू होती है 9/11 के बाद, जब न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स गिराई जाती हैं। पर क्या होता है, उसकी वजह से एक वैलिडेशन मिल जाता है जो उस वक्त तक भारत में हुआ है, और उसको एक तरह से बैक प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि देखिए साहब, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये तो समस्या है, कि ये तो धर्म समस्या है, इस धर्म की समस्या है, इस धर्म के जो पालन करने वाले लोग हैं उनमें आतंक की समस्या है, वो उसको वैलिडेशन मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप है, या एर्डोगान है, या पुतिन है, या एएफडी है, या बोरिस जॉनसन है, या रिफॉर्म पार्टी है, जो भी है, मरीन ले पेन है, या बोल्सोनारो थे ब्राज़ील में, या जो अभी मिली हैं अर्जेंटीना में, इन सब की वजह से एक तरह का वैलिडेशन मिल जाता है। एक, या खास मेलोनी, हम मेलोनी को कैसे भूल गए, उन्होंने तो जाके बोला कंजर्वेटिव पार्टी के स्टेटमेंट में कि मोदी, ट्रंप, मैं और मिलेई बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, पर जब टोनी ब्लेयर और बिल क्लिंटन कहते थे तो आप लोग नहीं कुछ बोलते थे, वगैरह वगैरह। तो एक तरह का वैलिडेशन, और एक तरह का अप्रूवल, और एक तरह का कोलैबोरेशन भी है, एक तरह का आइडियोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी है इन सारे नेताओं के बीच में। उससे जो हम जैसे जो लोग
जिनकी सोच अलग है, जो थोड़े प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, उनके लिए समस्याएं इससे बढ़ी हैं और इससे थोड़ी मुश्किल हुई है। पर मुझे लगता है कि संघर्ष का वक्त है। जिन लोगों को लगता है कि किस तरह का भारत होना चाहिए और किस तरह का हमारा देश होना चाहिए, उनको उनको संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। जब भारत इतने बड़े ब्रितानी साम्राज्य को हराकर आज़ादी जीत सकता है, हम साहब देखिए, याद रखिए, हमने सबसे पहले आज़ादी जीती। हमसे पहले किसी और मुल्क ने अफ्रीका और एशिया में आज़ादी नहीं जीती। और जब हमने ब्रिटेन से आज़ादी ली, ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्री था, भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वीक हो गया था, पर बहुत पावरफुल था। तो मुझे लगता है कि लंबी लड़ाई है, लड़ने की ज़रूरत है, जो लोगों की बिलीफ है उस पर खड़े होने की ज़रूरत है और लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। पर वो तो जो तरीका था लड़ने का, वो एक मेरे ख्याल से उसमें कई तरह की फिर भी लड़ाई होती है कि एक देश के भीतर ही हम एक आर्टिकुलेट करने में लगे रहते हैं और वहाँ कैप्टे संघर्ष है। जैसे कि जो पूरा जब से पहलगाम हुआ है उसके बाद से कश्मीरियों के साथ जो भारत में बर्ताव हुआ है, जी जो विधवा हुई लड़की उसके साथ जिस तरह की ट्रोलिंग की गई है, जी, जिस तरह से शॉल बेचने वाले और जो मसूरी में कश्मीर के जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं बाकी भारत में, उनको उनके साथ जो किया जा रहा है, किसी भी मुस्लिम के साथ भी किया जा रहा है कि तुम भी इसमें जो शामिल हो। तो ये जो और जो आज़ादी जीतने का समय तो गांधी का समय था, तो वो एक अलग ही एक समावेशी उसकी राजनीति कर रहे थे, अहिंसा की राजनीति कर रहे थे। अब तो हमारे यहाँ हम हिंसा ज़्यादा देखते हैं, अदरिंग ज़्यादा देखते हैं, नफरत ज़्यादा देखते हैं। नीतीश, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। गांधी की लड़ाई आज के वक्त से आसान लड़ाई नहीं थी। उनकी नहीं, मैं आसान नहीं कह रहा, ज़्यादा मुश्किल थी। स्टेट बहुत पावरफुल था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई उस वक्त भी दोनों तरह की ताकतें, चाहे वो आरएसएस और हिंदू महासभा एक तरफ और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जैसी ताकतें बहुत ज़्यादा मजबूत थीं। क्विट इंडिया के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैन हो जाती है। गांधी की लड़ाई बहुत मुश्किल थी क्योंकि होता वही है कि, और ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है हिस्ट्री के अंदर, कि सब लोग फासिज्म में हिटलर को देखते हैं क्योंकि एक बड़ा क्लीन आर्क है कि हिटलर की राइज होती है, हिटलर युद्ध लड़ता है, विश्व युद्ध में जाता है, हिटलर हारता है, सुसाइड होता है और न्यूरमबर्ग ट्रायल्स होते हैं। तो एक क्लीन आर्क है कि साहब ये हुआ, राइज हुई, फॉल हुआ, मतलब लड़ाई हुई, फॉल हुआ, हार गए। तो हम सब क्लीन आर्क में, और हम बैक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, बैक प्रोजेक्ट करके देखते हैं कि साहब ये तो ख़त्म होना ही होना है, कि मतलब ऑलमोस्ट मिथिकल तरीके से कि ये ख़त्म होते होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फासिज्म उस तरह से क्लीन आर्क में 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर खत्म हो। उसी तरह हम गांधी को बैक प्रोजेक्ट करते हैं 1947 से, और फिर हम मान के चलते हैं कि 1947 तो होना ही होना था, और उसके बाद हमको हर चीज़ 42 की, 37 की, 25 की, 1925 की, 1931 की, फिर हमको वो सारी उस आर्क में फिट हो जाती है क्योंकि हमारे पास 1947 का चश्मा है। अगर आप उनमें आउटकम से उसके कॉजेस, अगर मैं आपको 1945 और 1946 में खड़ा कर दूं, जब आपको नहीं पता है कि 1947 आने वाला है, आपको शायद लगेगा कि ये तो बिल्कुल फ्यूटाइल है और कुछ होने ही वाला नहीं है। और अगर मैं आपको 1942 में ले जाऊं या 43 में ले जाऊं, जबकि फासिज्म की जीत हो रही है, जापान सिंगापुर में ब्रिटेन को हरा चुका है, ये हो रहा है, तो आपको लगेगा तो कुछ बचा ही नहीं है, हम तो क्या कर रहे थे पिछले 30 साल से, ये तो क्या हो गया। तो शायद हमको इसलिए इतना निराश या इतना हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे एक सवाल इस बारे में बात करना चाह रहा था कि ये जो हम हैं, तो जो लड़ने वाले होते हैं वो तो ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हैं, फौजी हैं, पर एक लड़ाई जो होती है वो हथियारों की चल रही होती है और उसके पीछे भी देश और उद्योग और उनके टैरिफ और उनकी बाकी जो चीज़ें लगी रहती हैं। तो अब वो लड़ाई एक तरह से हथियारों की भी है। हम सुन रहे हैं कि वो उनके पास ये जहाज़ है, हमारे पास ये जहाज़ है। मैं आपका भी इंटरव्यू सुन रहा था उस बारे में। तो ये आप हथियार उद्योग के जो इसमें स्टेक्स को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए साहब, हथियारों का तो बहुत बड़ा इसमें रोल है ही। जैसा कि आपने कल परसों देखा, जो खबर चली है विदेशी अखबारों में और विदेशी एजेंसीज़ में, वो ये है कि भारत के 2 या 3 या 5 जितने भी आप माने हवाई जहाज़ गिराए गए उस रात को, जिस रात को भारत ने हमला किया, और 9 साइट्स पे, उन 9 जगह पर हमला किया। और ये माना जा रहा है कि वो जो भारत के हवाई जहाज़ गिराए गए, वो चीनी हवाई जहाज़ और चीनी हथियारों ने गिराए। और उसकी वजह से जो चीन की हथियारों की जो कंपनी है, उसके शेयर एकदम मार्केट में एकदम पूरी तरह से चढ़ गए। और जो इसका असर ताइवान पर, बाकी देशों पर जो हथियार खरीदते हैं, वो बहुत एक अलग तरीके का पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन में बने हथियार ने किसी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को गिराया है।
कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि चीन ने हथियार बनाए हों और वो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के खिलाफ यूज़ हुए हों। पहली बार ऐसा मौका आया है। तो जो अभी तक थ्योरीज थी कि चीनी हथियार बेकार हैं या काम नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वेस्ट की हथियार कंपनियां अपने सरकारों पर क्या दबाव डालेंगी, क्या बातचीत करेंगी, किस तरह का प्रोपेगेंडा होगा। हो सकता है आप थोड़े ही दिन में देखें कि भारत के पत्रकार ये कहना शुरू कर दें कि चीन के जो हथियार पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के 80% अभी हथियार और सामान, साजो सामान चीन से आता है आज की डेट में। हो सकता है आप देखें भारत में कुछ पत्रकार कहना शुरू कर दें कि चीन के हथियार बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि शायद वो विदेशी जो 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 वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस तरह का दबाव डालेंगे, जैसा कि आपने इराक वॉर के दौरान देखा, जैसा कि आपने अफगानिस्तान के दौरान देखा, पहले गल्फ वॉर के दौरान देखा कि हमेशा इनसे डिफेंस कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता है। जब रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई है, यूक्रेन को जो हथियार दिए गए, जो इक्विपमेंट दिया गया, वो इमीडिएटली आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, इकोनॉमिस्ट में खबर आनी शुरू हो जाएंगी कि साहब ये हथियार नया आया है और इसका सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि इससे दूसरी सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वो एक तरह का पीआर कैंपेन है, एक तरह का सेल्स कैंपेन है, जिसकी वजह से उन कंपनियों को फ़ायदा होता है। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी जो हथियार कंपनियां हैं, वो सिर्फ अपने पैसे से हथियार नहीं विकसित करती हैं, वो सरकार के पैसे से, यानी कि जनता के पैसे से सरकारों हथियारों को विकसित करती हैं और उसके बाद उनसे भरपूर मुनाफा कमाती हैं। तो युद्ध तो सोक्रेटिस ने कहा है, युद्ध तो पैसे के लिए होता है, युद्ध तो सुकरात का कहना था, तो युद्ध तो पैसे की लड़ाई है। अब अलग अलग तरीके से पैसे की लड़ाई होती है, कोई आके नादिर शाह की तरह पैसे लूट के जाता है, अब ये सब अलग कंपनियां हैं, ये औरों को लड़ा के पैसे लूट रही हैं। तो फिर हम आते हैं जो इस पूरे स्पेस में जो एलिफेंट इन द रूम है, वो जो कि चाइना है। तो जैसे कि हमने देखा कि चीन ने खुले तौर पे पाकिस्तान को एक तरह से समर्थन दिया है और उनकी खासी मौजूदगी भी, जैसे सुशांत कह रहे हैं, क्योंकि 80% हथियार साजो सामान जो हैं चीन से हैं, उनकी मौजूदगी है वहाँ पे पाकिस्तान के इलाकों में। दूसरा है कि अभी तक जो कूटनीति में अगर हम आते हैं, तो अभी तक किसी ने पाकिस्तान को खुलेआम इस बात के लिए, भारत के अलावा किसी ने जवाबदेह ठहराया नहीं है इसके लिए। इजराइल ने ठहराया, सॉरी। और दूसरा, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, आतंकवाद बुरी चीज़ है, इसको डिस्केलेट करो, ये सब करो, पर पाकिस्तान पे कोई विश्वव्यापी ऐसा कोई जो बड़े देश उन्होंने पर पाकिस्तान समर्थन जताने वाले, बल्कि तुर्की और चीन तो हैं ही, शायद एक कोई तुर्की और चीन है, ये दोनों देश है। तो ये जो हम कूटनीति में हम किस तरफ लेके जा रहे हैं इस समीकरण? देखिए, जो आपने चीन की बात की, ये बात सच है कि चीन पिछले करीब 70 सालों से पाकिस्तान के साथ है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया 50 के दशक के अंत में कि चीन के साथ संबंध सुधारने चाहिए, और उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा के चीन के साथ संबंधों को सुधारा। और चीन के साथ उनके बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। सबका मानना है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर हथियार हैं, वो चीन के अंदर टेस्टिंग हुए। चीन के साथ उन्होंने मिसाइल को, बहुत टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाया है, अलग अलग तरीके का कोलैबोरेशन रहा है। पर चीन जिस तरह से ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ, निक्सन के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू ही निक्सन और किसिंजर ने चीन से दोस्ती की 1970 के दशक में, 1971 की लड़ाई से पहले। और उसके बाद जैसे जैसे चीन राइज होता है और चीन WTO का हिस्सा बनता है और बड़ा मुल्क बनता है, चीन की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी चीन अमेरिका की बराबरी कर रहा है। पाकिस्तान उसके मुकाबले काफ़ी छोटा देश हो गया है, काफ़ी हल्का मुल्क है। पर शायद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से ज़्यादा किसी और मुल्क की चीन से इतनी गहरे रिश्ते हैं। इवन मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया के भी, शायद उत्तरी कोरिया के भी इतने गहरे रिश्ते नहीं हैं जितने पाकिस्तान के हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। भारत को लगता है कि ये समर्थन इसलिए है कि चीन पाकिस्तान का उपयोग करना चाहता है भारत को पकड़ने के लिए, भारत को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कमज़ोर रखने के लिए। पर वो एक कारण हो सकता है, पर वो अकेला कारण नहीं है। मुझे लगता है कि चीन के अंदर इस बात का पूरा इल्म है कि पाकिस्तान ने हमेशा चीन का साथ दिया है, जब बहुत कम लोग चीन के साथ खड़े थे। चीन के साथ भारत की समस्याएं सर्वविदित हैं। सबको पता है कि भारत और चीन के बीच में ना सिर्फ बॉर्डर पे समस्या है, भारत को ये भी लगता है कि चीन एक यूनिपोलर एशिया चाहता है, जिसमें कि चीन अकेला मुल्क हो जो पूरे एशिया को डोमिनेट करे, और भारत नहीं चाहता है कि ऐसा हो। भारत चाहता है कि उसकी भी एक स्टैंडिंग हो, एक पावर हो।
वही समस्या साउथ एशिया के अंदर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, जहाँ पर चीन की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, म्यांमार हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो। और भारत के लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत का यहाँ पर हमेशा से एक तरह का प्रभुत्व रहा है, एक तरह का इन्फ्लुएंस रहा है। उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अमेरिका का जो इंटरेस्ट था इस रीजन के अंदर, जो हमेशा से एक बहुत बड़ी ताकत थी, जो 2020 के बाद जब अमेरिका के जो सैनिक थे अफ़गानिस्तान से चले गए, नेटो फोर्सेस का जब अफ़गानिस्तान से जाना होता है, उसके बाद एक तरीके से अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इस तरह के जो ज़मीनी इलाका है एशिया का, उसमें काफ़ी कम हुआ है। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक तरह से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। जब वो अफ़गानिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान और भारत के बीच में इस तरह की अगर समस्या होती तो अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान होता, क्योंकि उनका साथ जो सामान जाना था, हथियार जाना था, खाना पीना जाना था, तब वो उनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। 2020 के बाद अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट समुद्र की तरफ है, इंडो पैसिफिक की तरफ है। उनका कोई इंटरेस्ट इस लैंड मास के अंदर नहीं है। तो एक तरह से वो इलाका चीन के लिए पूरी तरह से खाली छूटा हुआ है। जिस तरह की डिस्पैरिटी भारत और पाकिस्तान के बीच में है पावर में, उसी तरह की डिस्पैरिटी अब भारत और चीन के बीच में भी डेवलप होती जा रही है। तो और भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भारत को चैलेंज करती है, वो भारत के लिए खतरा बन के उभर सकती है। भारत को इस बात का पूरी तरह से ज्ञान है और भारत इससे डील करने के लिए अलग अलग तरह से चीज़ें करता है, जिसमें कि चाहे वो अमेरिका से दोस्ती हो, नज़दीकी दोस्ती हो, जिससे कि चाहे वो उसके थ्रू क्वाड बनाने की बात हो या कुछ और चीज़ें बनाने की बात हो, और उसकी वजह से अलग तरह की समस्याएं, अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होते हैं। जैसा कि हिटलर ने देखा, जैसा कि नेपोलियन ने देखा, कोई भी मुल्क दो फ्रंट पे एक साथ नहीं लड़ सकता है, और ना आपको दो फ्रंट पे एक साथ लड़ने की ज़रूरत है। आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना मैक्सिमम आप एक ही फ्रंट पर लड़ने की कोशिश करें और दूसरे फ्रंट से आप दोस्ती रखें। तो मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि भारत और चीन जो है उनके बीच में एक तरह का स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है, और क्योंकि बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, भारत और चीन की शायद स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हमेशा रहेगी इन्फ्लुएंस के लिए। भारत के लिए ज़्यादा आसान होगा पाकिस्तान से दोस्ती करना, बिकॉज पाकिस्तान छोटा मुल्क है और एक तरह का कल्चरल सिमिलरिटीज़ वगैरह हैं। पीसफुल एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के साथ हो सकती थी। चीन के साथ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप बराबरी के मुल्क हैं एक तरह से, पॉपुलेशन में भी और साइज़ में भी और एशिया के डोमिनेंस में। पर अब हमारी चॉइस है, हम चाहते हैं कि हम दोनों लोगों को एडवर्सरी की तरह ट्रीट करें, क्योंकि अगर आप आज चीन से दोस्ती करने जाएंगे तो चीन से आपसे बराबरी की दोस्ती तो नहीं करेगा। पर उसके वो तो दिख भी रहा है, क्योंकि अगर आप बायलैटरल ट्रेड भी देखें तो कितनी ज़्यादा बढ़ा है। 80% उनके पास है, 20%। हाँ, और आपकी इतनी डिपेंडेंस है उन पे, बिल्कुल, जिसके बिना शायद अमेरिका को भी ये दिक्कत होने वाली है कि वो बिल्कुल। बिना, जब वो टैरिफ वगैरह वॉर कर रहे हैं, पर वो चीन की इकॉनमी हमसे 5.5 गुना बड़ी है। चीन हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस मुल्क है। मतलब 1990 के दशक में जो हमने चीन से एग्रीमेंट साइन किए, वो एग्रीमेंट शायद चीन आज हमसे साइन नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्ती के लिए एक तो आपका ये है कि फ्यूचर में आपको लगता है कि आपका स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर चीन होगा। दूसरा, आप आज भी बराबरी के मुकाबले में आप चीन से दोस्ती नहीं कर सकते, जो कि शायद आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। पर भारत का जो एक मोटे तौर पे जब देखे जाए तो सारे जो जिसको हम सार्क कंट्रीज कहते थे, उनके साथ हमारा जो एक ज़माने में हम उसके लीडर थे और पूरा एक यहाँ से समीकरण सब तय होते थे। पर अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, म्यांमार भी है या श्रीलंका है, उन सब से संबंध जो हैं कुछ पेचीदा होते चले जा रहे हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। भारत एक तरह का एग्जाम्पलर था, एक तरह का लीडर था इन मुल्कों के अंदर। देखिए, उसमें दो तरीके से आप समझिए, क्योंकि इन सारे देशों की बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, भारत के साथ बहुत सिमिलर हैं वहाँ पर। और ये बहुत नए मुल्क हैं। बांग्लादेश का 1971 में बना है, श्रीलंका 1948 में बना है। इनका जो नेशनलिज्म है ना, वो अगर आप एक छोटा मुल्क, आप एक छोटे मुल्क हैं और आप एक बहुत बड़े मुल्क के साथ हैं और जिसके साथ आपकी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आपको खड़े होकर ये दर्शाना पड़ेगा कि आपकी नेशनैलिटी इसके खिलाफ है। अदरवाइज़ आप जाके किसी नेपाल के व्यक्ति को ये बोलते हैं कि साहब आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान जैसे हैं, तो आप तो उसको ये कह रहे हैं कि आपकी तो कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। तो नेपाल जैसे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खड़ा होकर बोले कि मैं भारत नहीं हूँ,
बांग्लादेश के लिए क्या खड़े होकर कहना बहुत जरूरी है कि मैं भाई वेस्ट बंगाल नहीं हूँ, मैं आपका पश्चिमी बंगाल नहीं हूँ, या श्रीलंका के लिए क्या कहना होता है मैं आपका साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं तो अलग मुल्क हूँ। तो एक तो ये समस्या है कि नया नेशनलिज्म है, पुरानी जगह है पर नेशनलिज्म बहुत नया है, मुल्क बहुत नए हैं, तो उनको नेशनलिज्म अपना अजर्ट करना पड़ता है। दूसरा क्या था कि भारत की जो स्टैंडिंग थी वो भले ही इन देशों की सरकारों के साथ ना हो, इन देशों के लोगों के साथ थी, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री के तौर पर देखा जाता था। सिविलाइजेशनल कनेक्ट से भी ज्यादा एक डेमोक्रेसी की तरह देखा जाता था। बांग्लादेश के अंदर हो, श्रीलंका के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी तो नहीं थी। भारत एक अकेला मुल्क था। लोग कहते थे अगर यार ये मुल्क अगर डेमोक्रेसी हो सकता है, मुमकिन है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो वो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती थी, खालिदा जिया से प्रॉब्लम हो गई या नेपाल के राजा से समस्या हो गई, पर वो समस्या जनता के साथ नहीं थी। तो एक तो हमने वो अपना जो हमारा जो मॉरल कैशे था वो खो दिया, जो हमारी स्टैंडिंग मॉरल हाई ग्राउंड था ना वो चला गया है। क्योंकि अब तो हम किसी को कॉकरोच बोल रहे हैं, किसी को टर्माइट बोल रहे हैं, किसी को आप मतलब जाके बदतमीजी कर रहे हैं, नेपाल के साथ आप ब्लॉकेट लगा दे रहे हैं। अब हमारा जिस तरह का भी बिहेवियर है, मैंने पढ़ा चाइना में सारे जो वो अस्पताल खोल रहे हैं क्योंकि भारत में वीजा बांग्लादेश वाले सबके हमारे यहाँ 40 से 50% जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे वो बांग्लादेशी होते थे, विदेशी। तो अभी हमारा ये है कि हम उन मुल्कों को एकदम बहुत ही बुली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर हम उनको जीतने की क्षमता नहीं। देखिए साहब, मुझे लगता है नज़रिए की समस्या है। हम लोगों को नहीं देख रहे हैं। हमारी जो आज के वक्त में जो हमारे कर्ता धर्ता हैं वो ज़मीन को देख रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो या इस तरह के आसपास के मुल्क हो। हमारे खुद के यहाँ भी वो कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरियों की बात नहीं करेंगे। अब नेपाल जमीन थोड़ी है ना, नेपाल के अंदर नेपाली लोग भी तो हैं, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के लोग भी तो हैं। श्रीलंका सिर्फ कोलंबो पोर्ट में आने वाले चीन के जहाज ही तो नहीं ना, या भारत के जहाज ही तो नहीं है, श्रीलंका के लोग भी तो है ना। तो आपको उन लोगों से भी बात करनी पड़ेगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है और बराबरी के हिस्सेदार है। सब मुल्क बराबर हैं और आपको उनको बराबरी के मुल्क की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, जो कि शायद पिछले कुछ सालों में हमने इसको खोया है और हमारा नज़रिया बदला, चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर, देश के भीतर हो चाहे देश के बाहर हो, हमारा नज़रिया बदला है। एक बुली वाला नज़रिया हमारा आया है, चाहे वो आप देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जिस तरह ट्रीट करते हो, या आप छोटे मुल्कों को जिस तरह ट्रीट करते हो। आप बड़े मुल्क के सामने देखिए, चीन के सामने हम बिल्कुल झुक के रहते हैं, रशिया के सामने बिल्कुल चुप रहते हैं, अमेरिका के सामने बिल्कुल एकदम के नहीं साहब क्या बोलिए, हाँ मैं क्या बोलिए साहब, अमेरिका ट्रम्प साहब बोल देंगे क्या चाहिए, मस्क आइए साहब आप लीजिए जो आपको लेना है। मस्क अपने बच्चों के साथ एक तरफ बैठे हुए हैं, एक तरफ डोभाल साहब, जयशंकर साहब और मिस्री साहब बैठे हुए हैं साहब, देखिए वो उनके बच्चे और उनकी नैनी और वो जो उनकी बच्चों की माँ है वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। कोई परवाह नहीं है साहब, आपकी हिम्मत नहीं है कुछ बोल दे। क्या ऐसा हो सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ऐसे आ जाए या नेपाल का कोई बिजनेसमैन इस तरह से आ जाए? सही बात। फिर इसमें अभी बोलते बोलते जो बोला कि इजराइल ने भारत का समर्थन दिया है, इजराइल और भारत पिछले 10-12 सालों में ज़्यादा करीब हुए हैं मेरे ख्याल से, इसको आप कैसे देखते हैं? इजराइल और देखिए साहब, इजराइल और भारत के डिप्लोमेटिक संबंध तो 1948 में बन गए थे, पर जो टाइज स्ट्रांग हुई हैं वो नरसिम्हा राव सरकार के वक्त से शुरू हुई, 1992-93 में शुरू हुई। पर ये आपकी बात सही है, एक तरह की आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी, एक तरह का कनेक्ट, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हम लोग ज़्यादा यासर अराफात के बिल्कुल यासर अराफात और फिलिस्तीन के साथ थे, मिसेस गांधी के समय में, मिसेस गांधी से पहले भी और उसके बाद भी पीएलओ के साथ हमारी जो चाहे वो पैलेस्टाइन के लिए पहले रहा हो, उसके बाद भी एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के थ्रू सिमिलैरिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें थी। उसमें ये हुआ है कि इजराइल की राजनीति ने भी पिछले 25-1 साल में बहुत भयंकर बदलाव लिया है। इजराइल के अंदर लेबर पार्टी बहुत सालों तक राज करती थी, वही वहाँ भी डेमोक्रेसी का डिरेलमेंट हुआ है और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स खत्म हुई है। लेबर पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी थी, उसकी पॉलिटिक्स खत्म हुई है और जिस तरह की राइट विंग पॉलिटिक्स का वहाँ राइज हुआ है, नेतन्याहू और खासतौर पे अब जिस तरह के लीडर्स उनकी सरकार में हैं, वो तो उसी तरह के लीडर्स हैं जैसे शायद यहाँ की सरकार में भी हैं। तो आई थिंक उस तरह की सिमिलैरिटी है, उस तरह का एक वो है। और एक हिंदुस्तान के राइट विंग का एक फैसिनेशन है इजराइल के साथ। उनको लगता है कि इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा पावरफुल मुल्क है और हम क्यों नहीं इजराइल की तरह हो सकते। एक तरह की इजराइल एनवी है कि साहब हम इजराइल हो जाएं, तो उनको लगता है कि पाकिस्तान फ़िलिस्तीन है और हम इजराइल हैं। और या मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने, जबकि लोगों को पता है इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, अमेरिका के पैसों पे चलता है। अमेरिका अगर उसको सपोर्ट करना बंद कर दे तो इजराइल का वहाँ एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी। और जो हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल जो है, जैसे कि पेगासस के बारे में हम पढ़ रहे थे और अभी तो व्हाट्सएप को काफ़ी बड़ा उनको हर्जाना देना पड़ रहा है, जो NSO कंपनी है। भारत में उसको लगभग दबा ही दिया गया कि उन्होंने
किसकी जासूसी क्या कर रहे थे, किसके कहने पे कर रहे थे, हमें कोई जवाब नहीं मिले। इस देश में अब जवाब थोड़े से मिलने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि तो सवाल कम किए जाते हैं और जो सवाल किए जाते हैं उनको फिर उनसे लगभग उन पर बदले की कार्रवाई यहाँ की जाती। तो इजराइल के हमारे सामरिक मामलों में, आंतरिक सुरक्षा के मामलों में, सरकारी मामलों में आप कितना दखल देखते हैं? जब ये नहीं पता कि कितना दखल है, पर मुझे लगता है कि जहाँ तक हमने पेगासस की बात की, जो पेगासस के जो नाम थे उसमें मेरा भी नाम था, और मेरे फ़ोन में भी पेगासस था, और मैं भी कोर्ट में शायद मेरा भी नाम उस केस में है। मैंने भी अपना फ़ोन दिया था IIT दिल्ली को चेक करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई और जब उसकी रिपोर्ट आई। जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि इज़राइल ने अपनी तरफ से आके इंटरफियर किया है। पेगासस अगर भारत के पास है, जैसा कि माना जाता है कि है, तो वो भारत सरकार ने खरीदा है और एक कॉमर्शियल कंपनी से खरीदा है जी। और एक कॉमर्शियल कंपनी से खरीदा है। मुझे ये कहना कि इज़राइल ने सीधे तौर पे नहीं होगा, पर जैसे अमीन ने कहा कि जो सामरिक चीजें होती हैं उसमें हाँ, देश और उनकी उनको सपोर्ट किया जा सकता है, उनको चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, बाकी उन्होंने तो पेंटागन को भी किया है, पेंटागन को भी किया है, पर उसमें भारत ने उसको बढ़ावा दिया है। मैं कहूँगा भारत ने उसको बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत की सरकार की इच्छा के खिलाफ जाके ऐसा किया है, भारत सरकार की भावनाओं को ना ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। मुझे लगता है शायद भारत सरकार की भावनाओं के लिए ही या उसको फैसिलिटी, जो उनकी जो इच्छाएं हैं, हाँ, उनकी जो नीयत उस समय जो थी उसको फैसिलिटेट करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए किया। पर आप बाकी ऐसा देखते नहीं कि फौज में और सामरिक उसमें उनका कोई? नहीं साहब, मुझे फौज छोड़े हुए कितने 11-12 साल हो चुके हैं अभी, और मैं फौज से इतना अभी बहुत नज़दीकी का रिश्ता आज की डेट में तो नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि अगर पिछले 11-12 सालों में कोई बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी हों। बट हाँ, हथियार खरीदे जाते हैं इजराइल से, ये हमेशा से था, पिछले कई सालों से है कि हम काफ़ी हथियार खरीदते हैं। आई थिंक हम इजराइल के नंबर 1 कस्टमर हैं हथियारों के मामले में, कुछ स्पेसिफिक हथियारों के मामले में। कुछ जॉइंट ट्रेनिंग वगैरह की बात मैंने तो नहीं देखी, पर शायद आई एम श्योर अब उस तरह की चीज़ें होती होंगी। पर इजराइल पर डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी अभी भी रूस के ऊपर ही है। अगर आप हथियारों की बात करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी आज की डेट में भी रूस के ऊपर। हथियारों की जो बदलती दुनिया है उसमें अब जैसे चीन के बारे में हम देख रहे हैं कि सबसे एकदम सबको चकित करते हुए उनके हथियार और उनके हवाई जहाज वगैरह जो नए आए हैं। तो अब फिर राफेल था जिसको लेकर काफ़ी हल्ला था हमारे यहाँ, उसके सौदे को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल हुए थे, जो कि जिसके बारे में साफ साफ देश को फिर नहीं बताया गया, सवाल किए गए तब भी। तो अभी रूस के जहाज है जो कि लगभग अब डिफंक्ट से लगते हैं, या लगता है कि पता नहीं क्यों, और तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं साहब, देखिए, हमारी एयरफोर्स हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी नेवी हो, तीनों सेनाएं रूस के हथियारों पर, रूस के प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। हमारा जो मेन स्टे एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, वो सुखोई है, सुखोई Su-30 MKI है। उस सारी मैक्सिमम 13 या 14 स्क्वाड्रन हमारे पास उसी की हैं। उसके अलावा हमारे पास रूस के MiG-29 हैं, 1-2 स्क्वाड्रन MiG-21 की भी है। रूस सिमिलरली जो है, हमारा जो मेन बैटल टैंक है T-90, वो भी हमारा रूसी है। हम AK-203 राइफल जो हम मैक्सिमम जवानों के लिए ला रहे हैं, वो भी रूसी है। पनडुब्बियाँ हमारी रूसी हैं, हमारा INS विक्रमादित्य रूसी है, हमारा नेवी का तो बहुत ज़्यादा सामान रूस से आया है। तो पहले ऑलमोस्ट 90-100% था, आज की डेट में 60-65-70% होगा। पर जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम अभी भी रूस पर काफ़ी तरह से हम निर्भर हैं, और उसके 3 बड़े कारण हैं। उसका पहला कारण ये है कि रूस का सामान सस्ता होता है। जो वेस्ट का सामान है, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे अमेरिका का हो, बहुत महंगा होता है, और हम इतने अमीर मुल्क नहीं हैं कि हम वो सामान खरीद पाएँ। दूसरा ये है कि रूस हमको हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार रहता है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो। उसने हमको या ब्रह्मोस बनाई हो हमारे साथ, या AK-203 अमेठी के पास कोरबा में बनाने की बात हो, वो हमेशा टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफ़र करता है। और तीसरी चीज़ है कि रूस हमसे कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछता है जैसे कि पहले अमेरिका वगैरह पूछता था कि आपने ह्यूमन राइट्स पे फला चीज़ क्यों कर दी, या आपने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जातियों क्यों कर दिया, कोई उनका सेनेट में कोई बिल ले आएगा तो आप नहीं खरीद सकते।
रूस को हमसे इस तरह के कोई सवाल कोई दिक्कतें नहीं होती थी कि आपको सामान दे दिया, अब आप जो करना है करिए, जिसके खिलाफ यूज़ करना है आप कीजिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाले हैं। तो इन 3 बड़े मुद्दों की वजह से आई थिंक उसमें कीमत एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आप जाके वही उससे मिलता-जुलता कोई सामान किसी वेस्टर्न कंपनी से खरीदेंगे तो वो बहुत, जैसा कि आपने रफ़ाल का ज़िक्र किया, रफ़ाल के हवाई जहाज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा थी बनिस्बत सुखोई के या किसी भी और हवाई जहाज़ के। तो इस वजह से रूस के ऊपर हमारी अभी भी एक तरह की निर्भरता है, और जैसा कि आपने अभी भी देखा, अभी भी हम रूस से सामान खरीदने से नहीं झिझकते हैं, चाहे वो S-400 हो, चाहे वो और भी डील्स हों, हम अभी भी रूस के साथ डील्स साइन कर रहे हैं, जबकि वेस्ट के साथ कर रहे हैं। पर मैंने देखा है एक तरह का नैरेटिव है, एक तरह की कवरेज है वेस्ट के अंदर के शायद, या उम्मीद है शायद, कि भारत रूस से सामान खरीदना बंद कर देगा, ऐसा कोई दिन आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो दिन इतनी जल्दी आएगा। ये बात अलग है कि रूस की अपनी समस्याएं हैं, रूस उतना मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, रूस की डिफेंस इंडस्ट्री हर्ट हुई है, कमज़ोर हुई है, और वेस्ट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे हुई है, जिसका कि मुकाबला, जैसा कि आपने खुद कहा, चीन अब कर पा रहा है। पहले तो रूस का सामान उतना ज़्यादा होता था। अमेरिका ने जिस तरह से बाकी दुनिया को एक तरह से छोड़ दिया है कि सबको अपना अपना हिसाब खुद करना, आज भी आज 9 तारीख है और JD वैंस का बयान आया कि नन ऑफ आवर बिजनेस, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है, और बाकी जगह भी यूक्रेन को लेकर भी हम देखते हैं कि वो एक दिन में युद्ध खत्म करवाने वाले थे, और इजराइल फिलिस्तीन के बीच में भी खत्म कर। तो अमेरिका को आप कैसे देखते हैं कि अभी सब कुछ सब जगह से वो हाथ झाड़ रहा है, वो अपने आप में, और हर तरफ आप कह रहे थे कि एक साथ कई मोर्चों पर नहीं खोलना चाहिए, पर उन्होंने एक साथ बहुत सारे मोर्चे एकदम से खोल दिए, और वो उसको कैसे नहीं साहब, बिल्कुल बहुत ख़तरनाक वक्त है। अमेरिका ने जिस तरह से पूरी दुनिया से अपना हाथ विड्रॉ किया है, देखिए साहब, भारत का और चीन का जो राइज हुआ है वो तो एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हुआ है, जब ये एक यूनिपोलर मोमेंट था, उसमें ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, और 2 मुल्कों ने सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया, चीन ने और भारत ने। तो हमारे लिए तो यूनिपोलर मोमेंट बहुत ख़राब नहीं रहा, अगर आप बड़े तौर पर मुल्क के तौर पर देखें, हमको तो उसका बहुत फ़ायदा मिला। और अगर वो यूनिपोलर मोमेंट आज ख़त्म हो रहा है, तो शायद हमारे लिए वो जो पीरियड आएगा टर्मोइल का, या ऑलरेडी आ चुका है, जिस तरह का टर्मोइल का पीरियड, जिस तरह की अनसर्टेनिटी का पीरियड, वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका जो विज़न है एक तरह का कि 3 मुल्क आपस में इस दुनिया को बांट लें, मतलब अमेरिका, रूस और चीन, वो तो भारत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वो तो उसका मतलब है कि भारत को चीन के नीचे रहना पड़ेगा साउथ एशिया में और एशिया के अंदर। वो तो भारत की राइज को बिल्कुल ही कर्टेल कर देगा। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात जिस तरह से ट्रंप करते हैं, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड वो नहीं है जो भारत समझता है। वो मल्टीपोलर वर्ल्ड सिर्फ उन 3 मुल्कों के लिए है कि आप 3 हैं, हम 3 बड़े भाई हैं, हमने सब ले लिया, अब बाकी आप सब लोग चले जाइए यहाँ से। भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड को समझता है कि कई सारे पोल होंगे, ब्राज़ील कहीं होगा, हम कहीं होंगे, जापान कहीं होगा, नहीं वो उनका विजन नहीं है। तो दोनों विजन में बहुत डिफरेंस है, और अगर ट्रंप साहब का विजन एक्चुअलाइज होता है, फ्रक्टिफाई करता है, तो वो भारत के लिए बड़ी समस्या बन के आ सकता है। और बड़ी बात यह है कि भाई अमेरिका की दादागिरी समझ लें, या विश्व का पुलिसमैन बनने की जो चाहत थी, या जो इच्छा थी, उसके फ़ायदे भी थे, उसके नुकसान भी बहुत थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके नुकसान नहीं थे, जो इराक में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो वियतनाम में हुआ, बहुत लंबी लिस्ट है, या जो दक्षिण अमेरिका के मुल्कों में हुआ, पर उसके फ़ायदे भी थे बहुत जगह पर। उसकी वजह से, जैसे अभी ये भारत या पाकिस्तान के बीच में जो समस्या है, अभी हम लोगों को डर लगता है कि ये न्यूक्लियर वेपन तक जा सकती है, या जिस तरह की बातें हो रही हैं। अगर आज से पहले का अमेरिका होता तो वो हाल कूद के आ जाता, उनके 2-3 सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ आ गए होते, फ़ोन कर दिया होता, दोनों मुल्कों को बिल्कुल रोक दिया होता, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी इस तरह की समस्याएँ सॉल्व हो सकती थी। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ट्रंप के आने से, अमेरिका में राज करने से हुई है, वो ये हुई है कि भले ही एक हिपोक्रेटिकल तरीके से अमेरिका से जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात होती थी, और जिस तरह की लिबरल वैल्यूज़ को इवन विद उनकी हिपोक्रेसी के साथ भी जो प्रमोट किया जाता था, उससे बाकी देश, बाकी दुनिया पर बड़ा असर पड़ता था। तो जो डेमोक्रेटिक जो वर्ल्ड है, उसका जो एक तरह से डिस्कोर्स के कस्टोडियन था वो अमेरिका था,
और अब वो उससे वो शाई अवे कर रहा है एक तरह वो तो शाही क्या, वो तो पलट ही गया, पलट पलट गया अभी है, पता नहीं हाँ, मतलब आगे अभी- क्या होगा अभी पता इस नहीं। निकल- नहीं देखिए, वो भी उसमें हिपोक्रेसी बहुत थी, ये नहीं था कि वो पूरी तरह से प्योरली वो इस तरह की बातें करते थे। उनकी हिपोक्रेसी थी, इंटरेस्ट और वैल्यूज में जब भी क्लैश होता है, इंटरेस्ट सुपरसीड करती है वैल्यूज को, वो हमेशा क्लियर था। बट अब क्या है, तो इंटरेस्ट वैल्यूज की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब तो ये कह रहे हैं कि साहब वैल्यूज ये है ही नहीं, है तो गलत वैल्यूज है। तो उसकी वजह से बाकी मुल्कों में, बाकी जगह पर जो अमेरिका की तरफ देखते थे मुल्क, वहाँ पर बड़ी समस्या होती है। और क्योंकि अमेरिका का प्रभाव हॉलीवुड की वजह से, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस अमेरिका का। हर जगह के एलीट पर, हर जगह की मिडिल क्लास पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। और क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क हैं तो हमारे यहाँ और भी ज़्यादा है। तो इसलिए उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है कि उस दिशा में हो रहा है। तो एक बात ये थी कि जो पूरा जो अगर भारत पाकिस्तान के बीच ये तनाव आगे बढ़ता है और मतलब ऐसा ना हो, पर अगर ये कुछ ज़्यादा आक्रामक हो जाता है या एक तरह की जंग का आकार लेता है, तो उसको रुकवाएगा कौन? ये क्योंकि अभी तक तो ये था जिसके बारे में हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो दखल देगा, बोलेगा, बात करेगा, बाकी सब लोग भी बात करेंगे, पर मोटे तौर पे उसके कहने से चीज़ें चलती थी पाकिस्तान में भी और कुछ हद तक अमेरिका में भी या भारत में भी। तो अब जो है वो अगर ये बढ़ता है तो इसका प्ले आउट कैसे है आगे की तरफ? मतलब अगर मुझे इसकी जानकारी होती तो शायद मैं मतलब कहीं पर सट्टा लगा के पैसे जीत रहा होता, पर मुझे नहीं लगता कि कहना आसान है। पर अगर आप मुझसे कहेंगे कि किन 3 मुल्कों पर आप अभी भी बेट करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के इस जो इस वक्त जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा नंबर 1 पर सऊदी अरब, नंबर 2 पर यूएई और नंबर 3 पर अमेरिका। आज की डेट में भी मुझे लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर भी बहुत हद तक दबाव डाल सकता है और भारत से भी उनकी इस तरह की मित्रता है कि भारत को भी वो बोल सकता है। इसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात भी बोल सकता है और इसी तरह से अमेरिका आज की डेट में भी अगर समस्या ज़्यादा बढ़ती है और विकट होती है तो अमेरिका आज की डेट में भी आकर दोनों मुल्कों से बात कर दबाव डाल सकता है और डी एस्केलेट कराने की कोशिश कर सकता है। जहाँ तक आपने ऑफ रैम्प की बात की, भारत और पाकिस्तान क्या ऑफ रैम्प हो सकता है इस तरह के एस्केलेशन से, एक तो ऑफ रैम्प हो सकता है कि समझ आए कि साहब अगला स्टेज, अगर आप चलते गए तो आप न्यूक्लियर हथियार की तरफ जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, मतलब तो इसलिए आप रुक जाएं। दूसरा, शायद आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके लोगों के लिए भला नहीं है, आपकी औकात नहीं है इतना बड़ा लड़ाई लड़ने की, आप बहुत पीछे चले जाएंगे, 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाएंगे, तो इसलिए आपको नहीं लड़ना चाहिए। शायद उतनी समझदारी किसी कारण आ जाए, या कोई बैक चैनल शुरू हो, टॉक या ऑलरेडी हो रही हो। आज के मैंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर देखी थी और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है कि कोई बातचीत चल रही है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बीच में, एटलीस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन हैं। तो हो सकता है कि बैक चैनल पे कोरियोग्राफ करके और एक तरह का इंटरलोक्यूशन करके, एक तरह का डिसएंगेजमेंट, एक तरह का कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें कि दोनों मुल्क एक दूसरे को बोल दें, अपने अपनी जनता को, अपने अपने आवाम को बोल दें कि हम जीत गए और फिर इस तरह से जीत डिक्लेयर करते हैं। जैसे गलियों में झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने मार डाला, और वो जो समस्या का समाधान में ऐसा कोई समाधान नहीं हो सकता कि जिसमें दोनों लोग ये डिक्लेयर ना करें कि वो जीत गए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है भारत का जो मीडिया है, जो बिग मीडिया है, बड़ा मीडिया है, कॉर्पोरेट ओन मीडिया है, और पाकिस्तान का मीडिया की हमसे कोई बेहतर हालत नहीं है, हमसे शायद ख़राब ही हालत होगी। दोनों जगह पर वो अपनी सरकारों की सुनेंगे, अपने जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सुनेंगे, और शायद वो दोनों जगह पर इस तरह का नैरेटिव चलाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मुल्क जीत गए हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जिस दिन ये भारत ने 9 जगह पर जहाँ पर हमला किया, पाकिस्तान ने कहा कि साहब हमने भारत के 5 हवाई जहाज़ मार गिराए। पाकिस्तान में 5 हवाई जहाज़ की खबर अभी भी डॉन के फ्रंट पेज पे चल रही है या उनकी वेबसाइट पर है। भारत के किसी भी अखबार ने उस खबर को एक लाइन भी कहीं नहीं बोला है। मैंने कम से कम अंग्रेज़ी के 5 से 6 अखबार हर दिन पढ़ता हूँ, उसमें कहीं एक शब्द भी नहीं है कि पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने 5 से 6 हवाई जहाज़ भारत के गिराए हैं। जब CNN ने रिपोर्टिंग की कि फ्रांस ने कंफर्म किया है कि एक रफाल गिरा, या न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि कम से कम 3 गिरे हैं,
जब रॉयटर्स ने कहा कि 3 गिरे हैं, या रॉयटर्स ने कहा, अमेरिकी अधिकारी कह रहा है कि चीनी जहाज़ ने 2 गिराए हैं, तब भी हमारे यहाँ कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव हो सकता है कि देखिए साहब, हमने तो 5 हवाई जहाज़ गिरा दिया, बदला ले लिया, और भारत के अंदर नैरेटिव होता है कि हमने तो उनकी 9 जगह हमला कर दिया, हम जीत गए। दोनों जगह लोग खुशी से चिल्ला सकते हैं कि हम जीत गए, और बात खत्म हो सकती है। पर ये जो फिर ये जर्नलिज्म के बारे में भी बात आती है कि कैसे जो है दोनों देश वही एक तरह के जिंगोइज्म को ही हवा दे रहे हैं, वो एक उसको, और उसमें, और हम ये देखते हैं जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री के बरक्स और उससे लड़ते हुए भी, उन पे जो है सरकारें चाहे मतलब तो किस तरह से उन पे कार्रवाइयाँ करती हैं। तो मैं ये भी समझना चाह रहा था कि कैसे, अब तो तीन चीज़ें, आप जर्नलिस्ट भी हैं और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और अध्यापक भी हैं, आप इस पूरे जो हमारा और उनका भी शायद कोई फिल्म सिटी होगा जैसे नोएडा में हमारे यहाँ है, तो वो लोग, इसका क्या इलाज है? और ख़ास तौर पे उसका इलाज इस तरह से कि जो लोकतंत्र है, कि लोकतंत्र में तो हम लोगों के भरोसे से चीज़ों को करते हैं, और जब वो भरोसे को ही हम एक तरह से मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि हम जानकारियाँ छिपा रहे हैं, हम पारदर्शिता को कम कर रहे हैं, हम जवाबदेहियों को से बचना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी तक हम युद्ध के बारे में तो हम बात कर रहा है देश पर, ये पूछना उसने लगभग बंद कर दिया कि ये जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर हुआ क्यों, और जवाबदेह कौन है उस चीज़ का, और वो अभी तक अपनी कुर्सी या अपनी जगह पे कैसे बैठा, कोई अभी तक किसी को हटाया क्यों नहीं गया, अभी तक कोई बर्खास्त क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सवाल हम नहीं पूछते हैं, और फिर वो एक नया कि आज मतलब हिंदी का जो मुख्यधारा के चैनल देखेंगे तो वो अपने आप इतने, वो एक मजाक है, वो एक तरह की क्रूरता है, वो एक तरह का शोर है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं और किसी कोई जवाबदेही कुछ नहीं है, और कोई सरकार, कोई रेगुलेटर, कोई कोर्ट उनको कुछ नहीं कह रहा है। पर अगर आप एक विश्व विमर्श को बढ़ाना चाहते हैं, विचार पे बात करना चाहते हैं, तो आप पे कार्रवाई होती है। बिल्कुल साहब, देखिए लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो पत्रकारिता में है। जिस देश में पत्रकारिता, जिस समाज में, देश में पत्रकारिता नहीं है, उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। पत्रकारिता ही लोगों को इन्फॉर्म करती है, जनता को बताती है, जनता के अंदर पब्लिक डिबेट कराती है, और सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। जो आपने कहा जवाबदेही कैसे मांगी जाए, जवाबदेही मांगने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आप जिन लोग नेताओं को चुनते हैं, जिन नेताओं को बिठाते हैं, उन तीनों चारों मुद्दों पे भारत की पत्रकारिता आज के वक्त में पूरी तरह से फेल है। आप गिने चुने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स, कैरावैन, वायर, न्यूज़ मिनट्स, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल, कुछ इंडिविजुअल पत्रकार आप हो गए, और बाकी लोग हो गए, कुछ यूट्यूब चैनल, रवीश हो गए, कुछ और लोग हो गए, इन लोगों को और आप छोड़ दें, और बहुत ही गिनती के लोग हैं जिनकी की रीच भी बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं है कंपेयर टू टाइम्स ऑफ इंडिया, या कंपेयर टू इंडियन एक्सप्रेस, या कंपेयर टू हिंदी चैनल्स, आज तक वगैरह जो भी चैनल्स हैं उस तरह के मुकाबले में। तो ये तो बहुत बड़ी और विकट समस्या है, और भारत के लोकतंत्र का जो पतन हुआ है, भारत के समाज का जो पतन हुआ है, और भारत के अंदर जो हमने समस्याएं पिछले 10-12 सालों के अंदर देखी हैं, 20 सालों के अंदर देखी हैं, वो उस पत्रकारिता से ज़्यादा किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। भारत की बहुत सारी समस्याएं काफ़ी हद तक सुलझ सकती हैं अगर भारत की पत्रकारिता सुधर जाए। पर जिस तरह की पत्रकारिता भारत में हो रही है, और जिस तरह की पत्रकारिता हमने कल रात को देखी, जहाँ पर लोग कराची और इस्लामाबाद और आसिम मुनीर, मतलब क्या क्या नहीं कहा गया, मैं तो लोगों को बोल रहा था कि भाई फैंटेसी में प्ले कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वीडियो गेम है, फैंटेसी है, बॉलीवुड फिल्म है, क्या है, मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब आपको, मतलब आप अकल से परे हैं, मतलब आपको समस्या क्या है आपकी लाइफ में, कि मतलब यही सबसे ज़्यादा मजेदार बात है कि, और ये सब हम लोकतंत्र के नाम पे जो कर रहे हैं, मजाक है, घिनौना मजाक है, लोकतंत्र के साथ घिनौना मजाक है, भारत की जनता के साथ घिनौना मजाक है, और अपने पत्रकारिता का जामा ओढ़ा हुआ है। अब किस तरह के पत्रकार हैं, या तो आप सत्ता के दलाल हैं, या आप सत्ता के पैरोकार हैं, आप कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है खड़े होकर सवाल पूछने की किसी से, ठीक आपको, मतलब जो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। भाई बोलिए ना भाई, सच पूछिए सवाल। आपको ये डर लगता है कि साहब पहलगाम में किसने क्या कर दिया, आपको रफाल के बारे में सवाल पूछने से डर लगता है, आपको बालाकोट के बारे में सवाल पूछने से डर लगता है। मतलब एक तरह का अजीब सा ही माहौल है। और आप लोगों से बात करेंगे तो लोग बोलेंगे साहब मेरी EMI है, आप बड़े एडिटर से बात करेंगे वो बोलेंगे साहब हमारी जो है 250 लोगों की नौकरियां हैं, क्या हम 250 लोगों की नौकरियां बचा रहे हैं। बस आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं, बिजनेस चला लीजिए। युद्ध में ऐसा कभी हुआ है किसी लोकतांत्रिक देश में कि 2-2 सर्वदलीय बैठकें हुई और प्रधानमंत्री ना आए हों?
और वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है जो वहाँ पे अनुपस्थित, ऐसा आपको लगता ऐसा है? होना तो नहीं चाहिए, पर अब हम अनोखे ही मुल्क हम हैं। नई मिसालें कायम कर रहे नई हैं। मिसालें कायम कर रहे हैं। तब पार्लियामेंट सेशन नहीं हो रहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बोला युद्ध की बात, 1962 की लड़ाई होती है भारत और चीन के बीच में। 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच में चल रही है। उस वक्त भारत में लोकसभा और राज्यसभा का सेशन, स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज होता है। लड़ाई चल रही है, भारत हार रहा है, नेहरू पूरे वक्त उस सेशन में रहते हैं, सारे सवालों का जवाब देते हैं खुद पार्लियामेंट के अंदर। और जिस व्यक्ति जिन सांसदों ने उस वक्त उस सेशन की डिमांड की, उसमें से एक सांसद अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और पहली बार सांसद बने थे, शायद राज्यसभा में आए थे या बलरामपुर से लोकसभा में आए थे। और उस पर नेहरू ने उन सांसदों के कहने पर संसद का सत्र बुलाया गया, स्पेशल सत्र, और उसमें पूरा चीन का लड़ाई डिस्कस हो रही है जब चल रहा है। जब वाजपेयी खुद प्रधानमंत्री बनते हैं, कारगिल की लड़ाई होती है, तब उनसे सेम डिमांड होती है, वो नहीं करते हैं सेशन। खैर, ये तो फिर अब जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो तो एक अलग ही स्तर पर हैं। अब तो आप, उस दिन मुझे कोई बता रहा था सांसद के, उन्होंने सवाल पूछा कि भारत में फौज में कितने सैनिकों की कमी है, तो वो सवाल एक्सेप्ट ही नहीं किया गया पार्लियामेंट में आंसर करने। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जबकि 2023 में वो सवाल का जवाब मिलता था जी। 2023 तक वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं था, 2024 में वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो जाता है। चीन की सीमा से जुड़े हुए सवाल, मनीष तिवारी ने शायद कहा था कहीं पर ट्विटर पे या कहीं अखबार में कि उन्होंने कुछ 200 सवाल पूछे, उनका एक भी सवाल संसद में लिया ही नहीं गया कि साहब आप चीन के बारे में सवाल ही नहीं कर सकते हैं। चीन तो मतलब बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, तो पता नहीं भाई किस बारे में सवाल कर सकते हैं। तो फिर ये जो सवाल जो आता है, हम लोग इसको बातचीत खत्म करने की तरफ जा रहे हैं कि एक तरफ तो लोकतंत्र में जहाँ पे अगर जो मुख्य धारा की जो प्रेस है वो झूठ बोल रही हो, जो लोग सवाल करना चाहते हैं उन सवालों को कोई कहीं गिनती भी ना हो, उनको कोई जवाब भी ना दे, जब जवाबदेहियाँ ही ना रहें, तो उसके बाद एक कमज़ोर लोकतंत्र एक मजबूत देश कैसे बन सकता है सुशांत? बहुत मुश्किल। मैं नहीं जानता कि क्योंकि भारत के अंदर एक लोकतंत्र की जड़ें तो पिछले 7 दशकों में मजबूत हुई हैं। भारत की जनता लोकतंत्र की ओर देखती है। भारत के अंदर जो बदलाव आए हैं वो लोकतंत्र की वजह से ही आए हैं, चाहे वो रिजर्वेशंस मिले हों लोगों को, चाहे वो बाकी चीज़ें मिली हों, NREGA मिला हो, RTI मिली हो, साइंस टेक्नोलॉजी है, जो तरक्कियाँ हुई हैं, जो नीचे के तबके से जनता को ऊपर उठी है, वो तो लोकतंत्र की वजह से हुई है। भारत अब एक तानाशाह मुल्क होकर तो मजबूत मुल्क नहीं हो सकता। मजबूत होने का ड्रामा जरूर कर सकता है, एक आवरण ओढ़ सकता है, एक ढकोसला कर सकता है, पर अगर भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो भारत अंदर से खोखला होता जाएगा। भारत के समाज का उसमें बहुत ज़्यादा पतन होगा, और भारत की जो पोटेंशियल थी और जो कैपेसिटी थी आगे बढ़ने की और जो ऊंचा उठने की, उस पर हम खरा नहीं उतर पाएंगे, और ये बहुत दुख का विषय होगा। तो आज की कड़वी कॉफ़ी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और सुशांत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छी बात रही, और मेरे ख्याल से हिंदी में इतनी क्या बोलते हैं, इस तरह से परिदृश्य बना पाने वाले, सैनिटी के साथ बात कर पाने वाले, इस बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर जो है हमारी बातचीत हो पाई, इसका बहुत धन्यवाद। दिशा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। आप जुड़े रहिए कड़वी कॉफ़ी से, और हम लोग से लगातार आगे भी देखते रहिए हमको। बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।